हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10 हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मीन्स यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने किया था कि किस तरीके से भूखमरी के कारण कठिन स्थितियां पैदा होती है और वो कठिन स्थितियां किसकी तरफ हमें लेके जाती हैं, रिवोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने देखा कि पहले भी लिबरल्स हमारे सामने उदारवादी एक खेमा उभर कर सामने आया था जो कि मेनली किससे क्रिएट हो रहा था, मिडिल क्लास के प्रोस्पेरियस लोगों से। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू हैव नॉट डन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। ओके, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हम 1848 की सिचुएशन के बारे में हम यहाँ पे करते हैं कि रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स कैसा था। अब देखिए, वो जो हंगर वाला और हार्डशिप वाला रिवोल्ट हुआ वो कॉमन लोगों का था, जो आम ऑर्डिनरी पीपल थे, पीजेंट्स थे, लेबरर्स थे, उन्होंने किया क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी और उनको कहीं ना कहीं अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं थी, खाने और कपड़े संबंधित, उनसे उनको दिक्कतें हो रही थी। अब लिबरल्स हम जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उदारवादी किससे बने हुए हैं, मिडिल क्लास से बने हुए हैं, जो कि एजुकेटेड है और अवेयर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बना हुआ। उनका रिवोल्ट और जो पुअर स्टेटा का रिवोल्ट था, जो क्रांति थी, वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए। देखिए, रिवॉल्यूशन पैरेलल टू रिवोल्ट ऑफ पुअर। लिबरल्स ने जो रिवोल्ट किया वो भी पुअर, जो गरीब जो सेक्शन था सोसाइटी का, उन्होंने जो रिवोल्ट किया था उसी से मिलता जुलता ये था। अब उनकी डिमांड किसके लिए थी कि उनको बेसिक चीजों की जरूरत थी, और ये किन चीजों की डिमांड कर रहे थे बेसिक चीजों की ही, बट ये पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि लेड बाय लिबरल मिडिल क्लास मेन एंड वुमेन, कि ये रिवोल्यूशन किसके द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको अब तो बार बार कहने के बाद, कि मिडिल क्लास के लोग थे, मेन और वुमेन दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड थे। ठीक है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी पढ़ा था कि रिवोल्यूशन के अंदर औरतें भी एक्टिवेट थी, उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब भी बनाए हुए थे। ठीक है, मोर देन 60 क्लब्स वर देयर इन फ्रेंच पॉलिटिकल क्लब दैट इज रिलेटेड टू वीमेन। अब वो किस चीज की डिमांड ये कर रहे थे, गरीब लोग किस चीज की डिमांड कर रहे थे कि खाने पीने की दिक्कतें थी, उन्हें फूड ग्रेन्स के प्राइसेस क्या हो रहे थे, हाई हो रहे थे। ये किस चीज की डिमांड कर रहे थे लिबरल्स, जो 1848 के अंदर इन्होंने रिवोल्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया जाए। ये किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोग नहीं कर रहे थे, पूरी यूरोपियन जो किंगडम्स बटे हुए थे वो हर जगह के लोग इस चीज की डिमांड कर रहे थे। लिबरल्स क्या कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, संविधान बनाया जाए और जो नेशन है, प्रूशिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सब बोले जा रहे थे, इनका एकीकरण किया जाए। मीन्स ये छोटे छोटे पैच वर्क में पूरा यूरोप बिखरा हुआ है, इसको हटा दिया जाए और स्पेशल आइडेंटिफिकेशन दे दी जाए। ठीक है, जो कि आज के टाइम में मिली हुई है इन्हें, उसी चीज की डिमांड हो रही थी और वो फिर होती भी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर और नेशनल यूनिफिकेशन के अंदर उनकी क्या डिमांड शामिल थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, संविधान बनाया जाए रिगार्डिंग टू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, और क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, की प्रेस की जो सेंसरशिप की बात की जाती है बार बार की लुई 16 के टाइम में सेंसरशिप थी, नेशनल असेंबली आती है, सेंसरशिप हटाती है, नेपोलियन आता है, फिर सेंसरशिप लगा देता है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, पूरे यूरोप के अंदर जब दोबारा से कंजर्वेटिज्म के थ्रू मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाता है, वो फिर से सेंसरशिप अप्लाई करते हैं। तो अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं लिबरल्स की फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन, प्रेस, बुक्स, न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए फ्रीडम दे दी जाए उन्हें, और एसोसिएट इकट्ठा होके मीटिंग करें, वो बैठे कुछ भी करें, मतलब चाहे वो अपना कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करें, उसकी फ्रीडम भी उन्हें दे दी जाए। ये लिबरल्स की डिमांड थी। ठीक है, रिवोल्ट करना पड़ा इन्हें भी। अब उन्होंने देखा कि यूरोप के दूसरे सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, रिवोल्ट हो रहे हैं, नीचे वाले तबके ने रिवोल्ट किया था, लुई फिलिप्स को उसकी गद्दी छोड़ के भागने के लिए क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। फ्रेंड्स, अब मेटरनिक ने एक चीज बोली थी, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कहा था कि अगर फ्रांस छींकता भी है ना तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे फिर साबित होती है कि गरीब लोगों ने फ्रांस के अंदर पेरिस में रिवोल्ट किया, तो लिबरल थे वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, वो इस चीज को आपस में
कनेक्ट कर लेते हैं और जो उनकी अपनी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशन यूनिफिकेशन की, उस रिवोल्ट के साथ वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जर्मनी का एग्जाम्पल देते हैं कि वो क्या करते हैं। जब वहां पे रिवोल्यूशन होती है तो वो अपनी डिमांड को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं कि नेशनलिज्म किया जाना चाहिए, नेशन स्टेट बनाया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन संविधानवाद लेके आया जाना चाहिए। तो मिडिल क्लास के ग्रुप से वो सारे इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं। फ्रैंकफर्ट नाम की जगह है जर्मनी के अंदर, वहां पर वो इकट्ठा होते हैं सारे के सारे। ठीक है, वोटेड फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, सभी एक सहमत बनाते हैं। इन मिडिल क्लास के लोगों के अंदर कौन थे, वही जो प्रोस्पेरियस मिडिल क्लास लोग थे, प्रोफेशनल थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे, सब मतलब अवेयर पीपल थे, एजुकेटेड थे। वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके वो कहाँ मिलते हैं, फ्रैंकफर्ट में आकर वो मिलते हैं। मिलने के बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं, वोटेड फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, की पूरी जर्मनी नेशन के लिए एक असेंबली बनाई जाए। जैसे फ्रांस के लिए क्या बनी थी, नेशनल असेंबली बनी थी, ऐसे ही वो क्या कहते हैं कि जर्मन नेशनल असेंबली के नाम से एक असेंबली बनाई जाए। और वो इस चीज के लिए क्या करते हैं, 18 मई 1848 को, 18 मई 1848 को, हमने क्या बोला, 1848 का रिवोल्ट है किसका, लिबरल्स का, ये वो रिवोल्ट पर्टिकुलरली रिलेटेड है। तो 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में वो कहां पर इकट्ठा होते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म करने के लिए। पार्लियामेंट की जगह क्या चूज करते हैं, वो सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च की बिल्डिंग में वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और इसको पार्लियामेंट का नाम दिया जाता है जगह का। वहां पर जो सारे लिबरल्स इकट्ठे होते हैं ना, वोटिंग के थ्रू 831 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, 831 सदस्यों को वो चुन लेते हैं, जो क्या करते हैं, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का निर्माण करते हैं। जैसे फ्रांस में किया था, नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुन लिए गए थे, 745 मेंबर्स ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, बनाया था। तो सारे लिबरल्स मिलके 831 मेंबर्स को इलेक्ट करके इकट्ठा होते हैं वहां पे, और वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं, बनाते हैं कि क्या नियम होने चाहिए, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। तो डिसीजन क्या निकल के आता है कि जब वो संविधान लिखते हैं तो ये तय करते हैं कि मोनार्की जो है, राजा जो है इस टाइम हमारा, वो हमारा हेड रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो ये डिसीजन लेने के बाद, रूल्स फ्रेम करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, ये किंग होता है प्रूसिया का, उसके पास जाते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है, नेशनल जर्मन नेशनल असेंबली हमने फॉर्म की है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया है, और लोगों का ये मानना है, सभी की ये सहमति है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, कंट्री उस पे चलेगी, बट आप हमारे क्या रहेंगे, हेड रहेंगे मोनार्की सिस्टम के अंदर। लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है, रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान को मानने से मना कर देता है। क्यों मना कर रहा है, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस, पावर को लिमिट कर देगा वो, जैसे फ्रांस में हुआ था, लुई 16 की पावर को लिमिट कर दिया था, वो फ्री नहीं था डिसीजन लेने के लिए। तो वो क्या करता है कि पूरे यूरोप के अंदर जो भी मोनार्की थे, हमने देखा था कि कंजर्वेटिव में क्या आया था, सभी मोनार्कीज ने मिलकर दोबारा से मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। तो वही अपने उन्हीं मोनार्की फ्रेंड्स के पास जाता है और उनको इकट्ठा करता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो अपोजिशन में आते हैं। अब वो क्या हो जाता है, फ्रेडरिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि दूसरे मोनार्की भी उसके साथ हो जाते हैं और उनकी आर्मी भी उनके साथ हो जाती है। तो पार्लियामेंट फेल्ड हो जाता है, जो पार्लियामेंट ये फॉर्म किया गया था सेंट पॉल चर्च के अंदर। क्यों फेल हो जाता है कि वो मना कर देता है और सपोर्ट ले आता है, लेकिन फिर भी वो लिबरल्स डिमांड करते रहते हैं कि नहीं, हाँ ह्यूमन राइट्स दिए जाने चाहिए, लोगों को वोट डालने का राइट होना चाहिए और वर्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए, सभी को ये डिमांड वो कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट में जाके क्या होता है कि ये फोर्सफुली मोनार्की सारे मिलकर और आर्मी की हेल्प से इनको स्प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, और ये पार्लियामेंट वाला सिस्टम उनको क्या करना पड़ता है, भंग करना पड़ता है। जर्मनी के अंदर ये सक्सेस नहीं हो पाया। 1848 के अंदर जो एफर्ट किया जाता है वो अनसक्सेसफुल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन बात आई कि विमेन भी रिवोल्यूशनरीज के साथ लिबरलिज्म में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, उनके साथ आदमियों के साथ। तो उनकी पोजीशन क्या थी, क्या उनको वो राइट मिले थे, जैसे फ्रांस में मिला था, सर्वडम का राइट मिला, लुई फिलिप को हटाने के बाद वो रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं और सर्वडम को अबोलिश कर देते हैं।
और 21 ईयर्स के जो भी एडल्ट होते हैं उनको वोट डालने का राइट दिया जाता है। क्या वहां औरतों को ये राइट मिल रहा है? नहीं मिला था। अब यहाँ जर्मनी की सिचुएशन लेके चलते हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी? एक्टिवली पार्टिसिपेट वो कर रही थी, बेशक हर रिवोल्यूशन के अंदर भागीदारी कर रही थी, लोगों को अवेयर करने के लिए भी। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर बैठक होती है, यहाँ सेंट पॉल चर्च के अंदर, जर्मनी की बात यहाँ पे हो रही है, तो भी औरतों को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, न ही उन्हें अपने कोई भी राय देने के लिए परमिशन मिलती है। उन्हें सिर्फ क्या बोला जाता है कि आप ऑडियंस की गैलरी में बैठ के सिर्फ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आपका और कोई राइट आपको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो खाली क्या थी? मूक दर्शक थी। पार्टिसिपेट तो वो बढ़ चढ़ के कर रही थी, लेकिन राइट कोई नहीं दिया जा रहा था। अब ये जो सारा सीन चल रहा था इसके अंदर कि लिबरलिज्म कॉन्टिन्यूअसली आवाज उठाए जा रहे थे कि हमें हमारे राइट दिए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाए। तो पूरे यूरोपियन मोनार्की जो सिस्टम था और ऑटोक्रेसी जो थी, जो योग्य संपन्न लोग थे, उन्हें इस चीज का एहसास तो हो चला था कि अब तुम ज्यादा दिन तक अपनी इन चीजों को कायम नहीं रख पाओगे, तुम्हें एक न एक दिन क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि इतनी जल्दी वो भी हार नहीं मानते, वो चाल चलने वाली काम करते हैं कि कनिंगनेस वो दिखाते हैं। जो लीडर्स थे ना लिबरल्स के, उनको वो अपने फेवर में लेना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? मोनार्क स्टार्टेड ग्रांटिंग कंसेशन। जो लिबरल्स के लीडर्स थे, आज के टाइम पे आप देखते हो करप्शन वाली चीजें चलती ही रहती हैं, तो उस टाइम पे भी उन्होंने सेम चाल चली कि लीडर्स को अपने फेवर में कर लिया जाए, और जो मेन चीजें थी या ट्रेड्स थे या टैक्सेस थे, उनके अंदर उनको क्या करना शुरू कर देते हैं? कंसेशन देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं? सर्वडम्स एंड बॉन्डेड लेबर्स वर अबोलिश्ड। सर्वडम क्या था? दास्ता वाला सीन, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर वाला सीन होता था। और बॉन्डेड लेबर मीन जिनको बंदी बनाकर जबरदस्ती जो काम कराया जाता था, उसको वो अबोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं शांति बनेगी। हुआ भी कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी क्या था कि बहुत से लोग, जैसे कि औरतें, उन्हें तो कोई राइट मिल ही नहीं रहा था, वो कहाँ चुप बैठने वाली थी, तो वो रिवॉल्यूशन को क्या करती हैं? कंटिन्यू करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार तो ट्राई की थी 1848 के अंदर जर्मनी को यूनिफाइड करने की, इकट्ठा करने की, जिसमें वो क्या हो जाते हैं? अनसक्सेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दोबारा से पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है और वो सक्सेस भी होता है। टिल देन कीप वॉचिंग and subscribe the channel if you have not done.